वॉचिंग वी शीरोज। वी शीरोज में आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। उनकी जर्नी एक आर्मी ऑफिसर से लेके, एक कॉर्पोरेट लीडर से लेके, एक साइकोलॉजिस्ट से लेके अब वो DSWRO में कार्यरत है। शी इज नन अदर देन लेफ्टिनेंट कर्नल कमलप्रीत सहगल सागी मैम। यस, उनकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। जैसे कि मैंने कहा कि आज की हमारी शीरो जो है, शी इज नन अदर देन लेफ्टिनेंट कर्नल कमलप्रीत सहगल सागी मैम। सो वेलकम टू अवर शो मैम। थैंक यू गीता मैम। सो मैम, आपकी जर्नी जैसे स्टार्ट हुई एज अ आर्मी ऑफिसर, एज अ कॉर्पोरेट लीडर आप काम कर चुकी है, आप साइकोलॉजिस्ट भी है और अभी आप DSWRO में कार्यरत है। सो टेल मी समथिंग अबाउट कि आर्मी ऑफिसर का थॉट आपको कैसे आया कि आर्मी में जाना है? बहुत ही सुंदर सवाल है आपका गीता मैम। जब हम बहुत छोटे थे, आप अगर आर्काइव्स में जाओगे, दीदी आर्काइव्स में, तो बहुत पहले ना एक शो आया करता था, उसका नाम है परमवीर चक्र। ओह वाह। एंड उस पूरे शो में सिर्फ 13 एपिसोड्स थे। आजकल की तरह नेट सीरीज में वो सीरीज नहीं था, 13 एपिसोड्स थे। एंड संडे को आता था, आज भी मुझे याद है वो। और जो उसको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ, बच्चे आजकल फाइटर मूवी देखते हैं एंड बाकी सारी मूवीज भी हैं, लक्ष्य को देखते हैं, उनको तब रियलाइज होता है कि वो लाइफ इज लाइक दिस। वो जो 13 एपिसोड्स थे, वो परमवीर चक्र जिनको मिला था उनकी जिंदगी के ऊपर था। उन्होंने किस तरह से, उनको कैसे परमवीर चक्र मिला, उसके ऊपर था। आई वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम एंड कार्टून भी आते थे, तो मेरी मदर मुझे बोलती थी एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। बट मैं उस चीज़ से इतनी स्टक हो गई थी कि दिस इज लाइफ, एब्सोल्युटली, जिसमें कोई उद्देश्य हो, कुछ करने का, आपकी जिंदगी किसी को काम आ रही हो। और ये इतना सुंदर गौरव बहुत कम लोगों को मिलता है कि जब आप अपने देश के लिए अपनी जान गंवा देते हो। मतलब मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़ा एक पड़ाव था, लैंडमार्क था, जब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे ज़िंदगी चाहिए तो ऐसी ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि मरना तो हमने सबने है। तो ऐसी ज़िंदगी क्यों ना लूँ जिसमें कि मेरी जो मौत भी एक सेलिब्रेशन बन जाए। माय गुडनेस। सो दैट थॉट स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट। वाह, यस, सुपर मैम। इतनी छोटी एज में आपने ये सब सोच लिया। मैम, वो आप उनकी जिंदगी अगर गाथा आप भी सुन जाते, वो बनाए थे इतना सुंदर कि मैंने सुना तो है। हाँ, एब्सोल्युटली। तो वो जो दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। एब्सोल्युटली, वाओ। या सो मैम, आर्मी ऑफिसर में आपको क्या क्या एज अ फीमेल आपको ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आए, जिसको आपको कभी तो आपको ऐसा लगा होगा कि क्या लाइफ मुझे किस मोड़ पे लेके जा रही है? गीता मैम, ये अगेन ये फैक्ट है, बिकॉज जब हम लोग आर्म फोर्सेस में आए थे तब नया नया था सब कुछ। 1993 में तो स्टार्ट हुआ था, तो जब 1993 में जब स्टार्ट हुआ और मैं 1999 में गई थी, बट हार्डली एनी टाइम ट्रांजिशन हो रहा था। लेकिन मैम, बिलीव यू मी, हमारे जो जवान होते हैं ना, बहुत ही पॉजिटिवली उसको ले लेते हैं। वो इनिशियली हो सकता है कि आपको टेस्ट कर रहे हो कि फिजिकली फिट हैं कि नहीं है, क्या ऑर्डर दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी, परेशान होती हैं कि नहीं होती हैं। बट वंस यू प्रूव देम, बाद में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई लेडी है या कोई जेंट्स है। इट इज साहब, वाओ, दैट पर्सन इज एन आर्म फोर्सेस ऑफिसर। कोई मेल नहीं, कोई फीमेल नहीं, दे आर ओनली लुकिंग फॉर अ पर्सन जो कि आपको सही डायरेक्शन दे पाए। फिर भी कभी कभार, क्योंकि इट इज एन इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन, इंसान को जो समाज में देखता है वही तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखता है। इतने सारे सालों से फीमेल्स आई नहीं थी, तो उसको टाइम लगता है। आज आप देखोगे 2021 में जाकर के परमानेंट कमीशन मिला, तो उसको
देने में भी समय जो लगा वो नजरिए का फर्क है। तो नजरिया तब जो बनने के इतना सारा टाइम हुआ कि लड़की कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आज मैं जो भी आपके श्रोता है उनको कहना चाहती हूँ, ये दिमाग में रखना कि लड़की कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो जिम्मेदारी आप अपनी बेटी पे छोड़ दीजिए। एब्सोल्युटली। आप क्यों डिसाइड कर रहे हो कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? बिकॉज अगर उसने सोचा है कि उसको आर्म फोर्सेस ऑफिसर बनना है तो कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में आया होगा ना कि मुझे करना है। हाँ, तभी तो फिर करने दीजिए। एब्सोल्युटली। तो वो जो मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ, आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले लड़की के लिए या लड़के के लिए हाँ, कि ये नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। मुझे आप डाल रहे हो लेकिन लड़की के दिमाग में तो नहीं आ रहा। और वो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को भी टाइम लगा इस बात को समझने के लिए कि कर पाएगी। अगर वो आज फौज में आई है, इतनी ट्रेनिंग कर पाई है, तो इतनी उसने मुश्किल को तय करा है, तो ये भी कर पाएगी। तो बहुत कभी कभार, अदरवाइज मेरी पूरी जिंदगी ऑफ 22 साल की नौकरी में मुझे नहीं याद आता गीता मैम कि मुझे कहीं पर प्रूव करना पड़ा हो कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सामने वाला ने मेरे पे कोई क्वेश्चन पूछा हो मुझे, तो बल्कि ऐसे ऐसे ऑफिसर्स मिले गीता मैम जिन्होंने बोला कि देखो भाई, तुम्हारा जिम्मेदारी ये है, ना मैं तुम्हें आज के बाद याद दिलाऊंगा और ना ही ऐसी कोई सिचुएशन को क्रिएट करना जहां मुझे याद दिलाने की जरूरत पड़े। और इस बात से मैं बखूबी वाकिफ थी और मेरी तरह ऐसी बहुत सारी वुमेन ऑफिसर्स हैं जो उसके बारे में वाकिफ हैं और उन्होंने मेहनत करके किसी को मौका नहीं दिया कि किसी को याद दिलाने की जरूरत पड़े। एब्सोल्युटली, वाओ। या सो मतलब बहुत सारा स्ट्रगल भी रहा हुआ। यस, स्ट्रगल मैम हमेशा रहता है। जब भी आप देख लीजिए मैम, आप इतने ब्यूटीफुल फील्ड में हैं, आपको अपना मकाम बनाना है तो आपको हर समय एक्स्ट्रा स्ट्रगल करने ही पड़ेंगे। बिकॉज आप नए हो और आपको नए को इस नजरिए से देखा जाता है कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अच्छा चलो, अगर गिर गई इन द सेंस अगर फेल हो गई, हाँ, तो बिकॉज लड़की इसलिए फेल हो गई, तो उतनी एक्स्ट्रा मेहनत तो लगती है। हाँ। मैम लड़की की शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, तो जब उसके बच्चे होंगे और उसको पूछा जाएगा कि भाई फैमिली को ध्यान देना है, तो वो भी मौके आते हैं कि जब कोई सोचता है कि ये तो अभी इसके बच्चा हो गया या इसकी शादी हो गई है, तो फोकस शायद कहीं बदल जाता है, उस लड़की को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली। तो मैम ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, इसको कहीं लिखा नहीं है, लेकिन उस लड़की को करना पड़ता है सबकॉन्शियसली। उसको पता होता है मेरी शादी होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मौका दूं किसी को कि कोई पिन पॉइंट करे कि अच्छा अब तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई इसलिए इसका ध्यान कम हो गया, या बच्चा हो गया तो भी वो ये नहीं कर सकते कि क्योंकि मुझे बच्चे पे ध्यान देना है तो मैं कम काम करूंगी। काम तो वही रहेगा, उल्टा डबल हो जाता है। फीमेल्स के लिए तो डबल हो जाता है बिकॉज ये माइंडसेट ही है ना कि फीमेल को तो घर का करना ही है। यस, मतलब ये प्रायोरिटी है उसका। यस, बाकी सब चीजें प्रायोरिटी में नहीं आती। वो आपने फिर आपके ड्रीम्स है, वो आपका ध्येय है, आपको करना है, ओके करो। क्योंकि कोई ये नहीं बोलता कि हमने तो आपको नहीं बोला था ना कि आप फौज में आइए, आपने सोच समझ के आप आई थी ना फौज में। तो जब आप सोच समझ के आई है तो आप करिए। और लड़कियों को ये पता है, वही वो मेंटली प्रिपेयर रहती है। अगर उसने डिसाइड कर लिया है तो वो प्रिपेयर रहती है। आई एग्री विथ यू। यस मैम, आप एक कॉर्पोरेट लीडर भी रह चुकी हैं। यस। सो कॉर्पोरेट लीडर की लाइफ कैसे थी? इक्वली चैलेंजिंग गीता मैम, इक्वली चैलेंजिंग। मैं फौज को मैंने जिस दिन छोड़ा उसके वेरी नेक्स्ट डे से मैं अमेजोन में गई। मैम दिन कब होता है और रात कब आती है पता ही नहीं चलता था। Sincerely speaking, so I hats off to all those people जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम कर रहे हैं। हाँ, मेहनत उतनी ही है, आर्म फोर्सेस में भी उतनी है, एंड अमेजोन मतलब कॉर्पोरेट एंड एमएनसीज में भी उतनी है। बस फर्क इतना रह जाता है कि आप वहाँ पर देश के लिए और लोगों के लिए सेवा करते हो। अमेजोन में या एमएनसीज में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इट इज़ मोर ऑफ सेल्फ सेंट्रिक, मोर ऑफ आप अपने काम के लिए काम कर रहे होते हो। ऑफकोर्स कंपनी के लिए भी काम कर रहे होते हो, लेकिन ब्रॉडर एस्पेक्ट्स जो रहता है वो कंपनी और अपने तक सीमित रहता है। है। बट मैम काम बहुत है।
इसमें भी आपको अपनी टीम को साथ में लेना पड़ता है, लेकर चलना पड़ता है। वही चीज़ जो मैंने आर्मी में सीखी वो मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इम्प्लीमेंट करी। कैसे, अगर टीम है वो भी जो 16-16 घंटे काम कर रही है या 12 घंटे काम कर रही है, उनका मोराल अप रखना, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस देना। हाँ। मैम हमारे यहाँ पर कम से कम वहाँ पर जो वेयर हाउस एस्टैब्लिश कर, मैं ऑपरेशंस में थी, तो हमने वेयर हाउस को एस्टैब्लिश करना था। नए वेयर हाउस को, नए ऑपरेशंस को लाना छोटा काम नहीं था। टीम को मोटिवेटेड रखना, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना और सारा का सारा जो आउटपुट है, डिलीवरेबल्स हैं, उसको हमेशा के हमेशा डिलीवर करना। ऑल दीज एस्पेक्ट्स जब आप करने लगते हो मैम, वो एक आपकी अलग सी दुनिया बन जाती है। कमिटमेंट आप 100% मैं बहुत कम बोल रही हूँ, अपने आप से ज़्यादा आपको कमिटमेंट देना पड़ता है। सो इवन दैट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग मैम, बट मैंने उसमें भी बहुत कुछ पाया एंड बहुत कुछ सीखा। मैंने उन बच्चों से भी सीखा और उस अमेज़ॉन जो कंपनी है उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। आई हैड अ वंडरफुल टेन्योर इन अमेज़ॉन। वाह, यस मैम आपका जर्नी तो सीरियसली, मतलब ऑडियंस बिल्कुल भी एपिसोड मिस मत करिएगा, नॉट इवन सिंगल सेकंड आप मिस करिएगा, बिकॉज दिस एपिसोड आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो मैम, आप एक साइकोलॉजिस्ट भी रह चुकी है, तो उसकी क्या स्टोरी है, मतलब उसके पीछे क्या कहानी है कि साइकोलॉजिस्ट बनना है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं आपको इसी के साथ ना एक और पॉइंट कहना चाहूँगी गीता मैम, आपके श्रोता को, ज़िंदगी में जो भी चाहते हो ना, लिख डालो। बिकॉज मैंने जो जो चाहा, ऊपर वाले की बहुत कृपा है, बट द टेक्निक दैट हैज वर्कड फॉर मी इज राइट इट डाउन। आई वॉन्टेड टू बिकम एन मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई हैव बिकम। फिर मेरा मन था कि मेरे पास दुनिया को, जब यंग थी तो सब लोग MBA कर रहे हैं, मुझे भी कर बनना है, हो गया। उसके बाद में आई डिड माई PhD ऑल्सो। ये सारे के सारे मेरे दिमाग में ये था कि मुझे करना है, मुझे बनना है। बिलीव यू मी, अगर आप जो चाहते हो इस दुनिया में आप बन सकते हो। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ पुटिंग दैट आइडिया इन योर माइंड एंड वर्किंग टूवर्ड्स इट। कुछ भी असंभव नहीं है। सो ये जो बात थी ना, ये साइकोलॉजिस्ट वाली, ऐसे ही मैं एक दिन बैठी थी, मैं अपने ऑफिस में बैठी थी और मैं अपने बंदों से बात कर रही थी। बंदे आते हैं, साहब छुट्टी जाना है, साहब घर में प्रॉब्लम है। मेरे मन में बात आई, गीता मैम, काश मैं लोगों की मन की बात को समझ सकती, काश मैं मन की बात को पढ़ सकती, काश मैं इनकी बिहेवियर को समझ पाती कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों है। तो मैंने यूनिवर्स से बोला कि यार मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो कि इंसान को देखकर, उसके बिहेवियर को देख कर के उसको समझ पाए कि क्या सही क्या गलत। अब मैं तो बोल डाला, यूनिवर्स बेचारा काम करने लग गया कि होमवर्क करने लगा, इसको क्या पढ़ाएं, इसको मैं मैजिक सिखाऊं। नहीं, मैजिक तो मतलब ठीक है, इट इज अ साइंस बिहाइंड इट, इसको क्या बने। तो उसने मुझे ये हमारे फौज में क्या होता है मैम कि अगर आपने अपने सिलेक्शन के दौरान अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो उसको पिक एंड चूज करते हैं। Okay. तो उन्होंने मेरे को पिक किया और मेरे को लेटर आ गया कि भाई आप ये वाला कोर्स करिए। तो मैम ये वाला कोर्स करवाते हैं, तो मुझे चूज किया है साइकोलॉजी वाले पार्ट के लिए। अब इसमें क्या है मैम, आप, इट्स अ ब्यूटिफुल फील्ड। जो भी साइकोलॉजी को पढ़ते हैं वो समझेंगे इसको मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अमेजिंग फील्ड, दुनिया को जानने का, लोगों को समझने का, लोगों के बिहेवियर को समझने का। जैसे आप मेरे साथ ऐसे बैठी हैं या ये मुझसे ऐसे कैसे बात करें, क्यों बात करें, अंदर उनकी मंशा क्या है, सारी की सारी बातें अमेजिंग बाहर आती है। बिकॉज ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ता है। सो आई अंडरवेंट दिस एंड उसके बाद में जब ये सारी की सारी चीज़ें हमने SSB में जब से हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं उसमें जब इम्प्लीमेंट किया, इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। एंड जब मैं वो सब कुछ कर रही थी तो मैंने बोला, जब मैं ऑलरेडी साइकोलॉजी की फील्ड में आ ही चुकी हूँ तो क्यों ना साइकोलॉजी की पूरी डिग्री कर डालें। तो तब मैंने साइकोलॉजी की डिग्री करी और साथ ही साथ में मैंने काउंसलिंग भी किया एंड साथ ही साथ में मैंने ग्राफोलॉजी भी सीख ली। सो वो जो एक छोटा सा थॉट था ना कि मुझे लोगों की मन की बात को जानना है और वो चीज़ इतनी बड़ी होकर कि मुझे इतना सब कुछ कन्वर्ट इनटू अ साइकोलॉजिस्ट। मैम जैसे आप बोल रहे थे कि SSB के बच्चों को आपने बहुत सारे SSB के बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, मतलब yes. तो टेल मी समथिंग अबाउट कि SSB का जो भी प्रोसेस है वो कैसा रहता है?
मैम ये ना आपने आज जो पूछा है ये मेरी बहुत दिनों की मंशा रही है कि मैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आके बोलूँ। मैम आज भी गुजरात में इतनी नॉलेज नहीं है एसएसबी के बारे में, बच्चों को नहीं है जो कि इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठते हैं। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आपको फौज में ऑफिसर बनना है तो आपको ऑफिसर बनने के लिए सबसे मैंडेटरी है एसएसबी को क्लियर करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब उसके तो पहले कितना मतलब बहुत टफ रहता है एसएसबी को क्लियर करना? मैम अगर आपको बोलूं कि खाना बनाना बहुत टफ है तो आपके मन में तो डर बैठ जाएगा ना। हाँ, वो फियर जो है ना, अभी बहुत से लोगों में ये फियर है हाँ, कि एसएसबी इज नॉट, मतलब इजी नहीं है, बहुत टफ है, हो ही नहीं सकता। मैम आप और मैं बातें कर रहे हैं, वी आर आई एम टॉकिंग। आपने अभी 15-20 मिनट में मेरा कोई पर्सनालिटी तो बना ही लिया होगा कि मैम का बोलने का स्टाइल ऐसा है, और कि मैम कोई टॉपिक पे बात करूं तो मैम को कंफर्टेबल फील नहीं होता है। अगर आप मेरी बाल की खाल निकालना चाहो तो आप वो पॉइंट को बाहर निकालोगे, अगर मैं डर जाऊंगी तो मैं जवाब नहीं दूंगी। तो मैम एसएसबी इज ऑल दिस ओनली। आपके लाइफ के बारे में आपसे पूछा जाता है कितना डिफिकल्ट हो सकता है, बताइए मुझे। हो सकता है डिफिकल्ट, हाँ अगर आप मुझसे झूठ बोलना चाहते हैं हाँ, तो डिफिकल्ट हो सकता है। Absolutely. लेकिन अगर कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं है, यस आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, आपको इंग्लिश ढंग से आनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पर अ आ ई करके तो आप बात नहीं कर सकते। हाँ, एंड देन यू शुड बी अवेयर कि मैंने अपनी जिंदगी को अभी तक जिस तरह से जिया है तो कैसे जिया है, क्यों जिया है, क्या मेरे एम रहा है, पर्पस क्या रहा है, किस तरह से सारा मैंने काम किया है और मैं किस गोल की तरफ जाना चाहता हूँ। क्लैरिटी ऑफ थॉट, रीजन बिहाइंड द व्हाई बिहाइंड ऑफ यू डूइंग इट, अगर ये सब कुछ क्लियर है, यू आर अ परफेक्ट रेसिपी फॉर गेटिंग रिकमेंडेड इन एसएसबी। वाओ। और ये एसएसबी हम कब ऐसे कर सकते हैं, मतलब आफ्टर 10, आफ्टर 12? नहीं कैसे? आप जो है, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे थोड़ा सा एंट्रेंस टेस्ट के लिए, एंट्रेंस टेस्ट होता है आफ्टर 12th एनडीए के लिए, अगर आपको एनडीए में जाना है तो आफ्टर 12th आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसकी तैयारी में चाहती हूँ कि 8th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसको आप ढंग से कॉन्सेप्ट को समझें, और तैयारी जो है 10th 11th में स्टार्ट कर दें आप, और 12th में अपना टेस्ट दें, एंट्रेंस टेस्ट दें। एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपका एसएसबी आता है। अब एसएसबी की तैयारी तो जिंदगी भर आप करते हैं, कैसे पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम करके, बात करने का स्टाइल में अगर ऐसे बैठूंगी तो चलेगा, सिट नाइसली, टॉक नाइसली, और अगर मैं ऐसे हाथ पैर करके बात करूंगी तो चलेगा, नहीं चलेगा। यू शुड नो कि मुझे कितने हाथ करने हैं, कितने हाथ को कितना मुझे मेरी बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है। करंट अफेयर्स, एटलीस्ट नो योर करंट अफेयर्स। आज की तारीख में कोई बच्चा अगर आज के बाद एसएसबी में आता है गीता मैम, और उसको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं पता है, और कारगिल के बारे में नहीं पता है, क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे लोग हैं उनके बारे में नहीं पता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में नहीं पता है, तो आप मुंह उठा करके क्यों जा रहे हो वहाँ पर जस्ट एज अ जॉब? नो, दैट इज इनकरेक्ट। आर्म फोर्सेस इज अ जनून, पैसे कमाने का जरिया नहीं। ऑफ कोर्स पैसे मिलते हैं अनडाउटेडली, बट पैसे कमाने का सिर्फ जरिया अगर आप समझ के जा रहे हो, देन आई थिंक यू हैव चोजन अ रॉन्ग फील्ड। बट या कमिंग बैक टू कहाँ का, एनडीए क्लियर करिए। अगर आपने 12th क्लियर किया, एनडीए क्लियर करने के बाद आप फिर से आपको एसएसबी क्लियर करना पड़ेगा। एसएसबी क्लियर करोगे तो आप एनडीए में चले जाओगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आपको वहाँ में जो आपने स्ट्रीम को सिलेक्ट किया होगा आपको वहाँ मिल जाएगा। लेट्स से कि आप 12th के बाद अपने एनडीए क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन के बाद यस सीडीएस पे बैठिए। सीडीएस को क्लियर करने के बाद आप अगेन या एफकैट के लिए बैठिए, अगर जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं वो एफकैट के लिए बैठेंगे, आईनेट में बैठिए, और नेवी आर्मी और इसके लिए आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आप आईएमए में जाएंगे, ओके, और अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है तो आप ओटीए में जाएंगे। ऑलराइट, अब एक और कैटेगरी है, वो है एनसीसी की कैटेगरी। आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे को तो ये रिटन टेस्ट में नहीं जाना है, तो आप एनसीसी ले सकते हैं अपना अपने कॉलेज के में एज अ जूनियर डिवीजन एंड सीनियर डिवीजन में अपना बी और सी सर्टिफिकेट में आपका अल्फा या ब्रावो आना चाहिए, और आपका सी सर्टिफिकेट में अल्फा या ब्रावो अगर आ जाता है देन आपको क्या है, आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ओके, और रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और डायरेक्टली आपको एसएसबी की कॉल आएगी। उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वैकेंसी थोड़ी सी कम है।
लड़कियों के लिए सिर्फ 4 है, लड़कों के लिए करीबन 70 और हैं। तो मगर फिर भी इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू गो। सो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको जाने की। और मान लीजिए आपकी एज ऊपर हो गई, आप अगर टेक्निकल वाले हैं तो आपको भी अगर अगेन आपको टेक्निकल एंट्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आप लॉयर हैं, जैग ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। लेट्स से आपकी एज खत्म हो गई तो देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी व्हिच इज नोन एज टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है? टेरिटोरियल आर्मी में मैम ऐसा है कि आप नौकरी कर रहे हैं, लेट्स से आप नौकरी कर रही हैं Okay. और आपका मन है फौज में आने के लिए, तो आप क्या करेंगी, आप जो है टेरिटोरियल आर्मी में वही रिटन टेस्ट क्लियर करेंगी। Okay. और आपका अगर रिटन टेस्ट में मार्क्स आ गया, आपका मेरिट में आ गया, तो आपके कट ऑफ में आ गया, तो आप एसएसबी में जाएंगी और आप अपनी नौकरी के साथ साथ फौज में काम कर सकते हैं। लेट्स से आपने 12 एज क्राइटेरिया कुछ होता है? मैम देयर इज एन अपर लिमिट टू इट। ओके। तो वो आई थिंक वो एज क्राइटेरिया में नोटिफिकेशंस में आता रहता है मैम। हाँ। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही नोटिफिकेशन निकली है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। यू कैन गो एंड आपसे सबके साथ शेयर कर सकते हैं। वो उसमें लिखता है टाइम टू टाइम एज नोटिफिकेशंस उसमें मेंशन की होती है। नाउ उसमें जो बच्चा फौज के लिए इतना ज़्यादा वो है पैशनेट है और उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है, तो उसको ये अगेन टेरिटोरियल आर्मी में जा करके एसएसबी क्लियर करके ही कैन स्टिल जॉइन आर्म फोर्सेस। Oh wow! So many opportunities are there. Okay, wow. Yes. So मैम जैसे पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा मैसेज आप दे सकते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ही पहले तो बच्चों को नहीं जाने देते। Yes. आर्मी में नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, एसएसबी तो भूल ही जाओ। So उनके लिए क्या मैसेज दे सकते हो? मैम मैं एज अ खुद पेरेंट हूँ तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि बच्चे की सिक्योरिटी सेफ्टी मेरे मन में पहले आता है कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ पर कुछ हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई अंडरस्टैंड द पेरेंट्स फीलिंग, लेकिन सच्चाई ये है कि जो होना है वो तो होना ही है। डेस्टिनी अपना काम करके ही रहेगी। सो मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये देखिए कि अगर आपका बच्चा इच्छुक है, उसको मन है, अपॉर्चुनिटी क्यों लेना उसके मन से? एब्सोल्युटली, उसको जाने दीजिए। और ये जो आप बोलते हो ना कि बॉर्डर पे कुछ हो जाएगा, सारी दुनिया सभी जगह पे हमेशा बॉर्डर पे नहीं बैठी है। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम एन एएमई ऑफिसर, राइट? मुझे मेरे टीम के साथ आगे जाना पड़ेगा, जो कि फैक्ट है। लेकिन कोई मेरे लिए वेट नहीं कर रहा, कमल मैडम आएगी तो उसको 2 गोली मारेंगे तो खत्म हो जाएगी। जो गोली पे मेरा नाम लिखा है वो तो होगा ही होगा। जहां मेरा लिखा है, जिस तरह से लिखा है, मेरी दरख्वास्त है पेरेंट्स से, जैसे हमने इस शो के पहले स्टार्ट किया, किस तरह की जिंदगी जीनी है उसने, किस तरह की मौत जीनी है उसने, किस तरह का जिंदगी, मर जाने के बाद भी उसकी क्या जिंदगी। आज भी हम कैप्टन विक्रम बत्रा को याद करते हैं, मेजर उन्नी कृष्ण को याद करते हैं, कितने सारे ऐसे लेजेंड्स हम याद करते हैं। दीज आर लेजेंड्स। आपका ऐसे तो कितने सारे लोग आए और गए हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सोचिए। दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड गर्व होता है कि इसमें हम काम करते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं, अगर उनको कभी बात करनी है तो आप बात करा दीजिएगा। दे कैन गो इन द एएमई, सी की लाइफ कैसे, आपके पास है कैंटोनमेंट, आप एयरफोर्स में जाके देख सकते हैं कि लाइफ कैसी है और क्या बच्चे को मान सम्मान मिल रहा है। ये भूल जाइए। और वो एक जुनून के साथ जीता है ना। जो भी आर्म फोर्स से जुड़ता है, एसएसबी से जुड़ता है, वो एक अलग जुनून में जीता है। एग्जैक्टली। और आप उनकी मतलब आप मिलते हो ऐसे लगता है कि वाह क्या बंदा है या क्या बंदी है। सही में। तो आई पर्सनली फील इस चीज को दिमाग से सब के सब निकाल दीजिए कि मेरे बच्चे का क्या होगा। Absolutely. Everybody is close to their hearts, I understand, but it is a beautiful organization. One should definitely go for it. So मैम, अभी जो मॉक ड्रिल हुआ रिसेंट, ब्लैकआउट के बारे में बहुत से लोगों को अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट कि क्या करना चाहिए? Okay. So first of all, गीता मैम, ब्लैकआउट एंड मॉक ड्रिल्स के पहले ही बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए गए थे। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप पे रहते हैं, इंस्टा पे रहते हैं, हम लोगों ने शायद पढ़ा नहीं, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन पीपल। लोगों को बोला गया था कि इस समय ब्लैकआउट होगा। पहला स्टेप, प्लीज स्विच ऑफ योर लाइट। गाड़ी में हो, गाड़ी की लाइट स्विच ऑफ करके, या घर पे हो तो घर पे लाइट।
मेरे को कोई देख नहीं रहा, मैं तो मोबाइल देखूंगा। इतना ही अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो मेक श्योर आपके कर्टन्स बंद हो, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपकी लाइट बाहर ना जाती हो। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं जो है उसको मिस नहीं कर सकता, वी अंडरस्टैंड, बट प्लीज अंडरस्टैंड जान से ज्यादा तो कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। सो प्लीज इंश्योर कि वो लाइट बाहर ना जाए। आपके मोटे पर्दे हों या फिर कोई कपड़ा हो जो कि आप ढक दो, आप उसके अंदर देखना चाहते हो। ऐसे तो ऐसे कोई काम में इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है लाइफ से ज्यादा, बट मान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप वो, आप रास्ते पे जा रहे हो गीता मैम और आप गाड़ी में हो, आप ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि गाड़ी को बंद किया रास्ते में और सब कुछ बंद कर दिया। गाड़ी को साइड में लीजिए, गाड़ी को बंद कर दीजिए, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। नंबर 3, हॉर्न बजा बजा के जिसको लाइट नहीं सुन रही उसको हॉर्न सुनाने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली मैम, कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आकर के दागो, प्लीज डोंट डू इट। नंबर 4, जितने लोग आपकी मदद के लिए वहां खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस वाले लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उन पे प्लीज गुस्सा मत करिए, उनकी हेल्प करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स से कि किसी की तबीयत खराब हो गई उस मॉक ड्रिल में, तो आप उनकी मदद करें। चिल्लाकर मदद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। आप सोसाइटी में रहते हैं, जब आप मॉक ड्रिल करते हैं, मॉक ड्रिल का मतलब है कि जब सही मायनों में कुछ होगा तो हम कैसे किसी की मदद करेंगे। हाँ। तो पता करिए कि सबसे आसपास डॉक्टर कौन है, पता करिए कि भाई वो डॉक्टर है, अवेलेबल है आपके पास, आपके इमरजेंसी नंबर्स रेडी होने चाहिए। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि मेरी मेडिसिन कहाँ पड़ी है। ये नहीं कि लाइट खोलो हूँ मैं देखूंगा कि मेडिसिन कहाँ पड़ी है। आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कल रात को जम्मू में हुआ, जैसलमेर में हुआ, ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो मैं रेडी टू मूव हूँ कि नहीं हूँ। प्रिपेयर योरसेल्फ। एब्सोल्युटली मैम, प्रिपेयर योरसेल्फ, ये मॉक ड्रिल का काम है। अगर कभी ऐसा मौका आया कि हाँ। चलो हुआ और हाँ। सायरन बजा, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए एग्जैक्ट? मैम उस समय पर सबसे, लेट्स से कि ऐसी सिचुएशन है, सायरन बज गया मैम, पहले तो अपने एज आई मेंशन लाइट्स ऑफ कर दीजिए, बिकॉज यू आर अ सिटिंग डक। अगर आपकी लाइट्स हो ना, किसी को भी मालूम पड़ जाएगा कि आप कहाँ पर हो। यू आर अ सिटिंग टारगेट, बिकॉज वो इमोशंस भी कैप्चर करता है, तो यू डिड नॉट मूव ना। हाँ, अपनी दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पार्ट है, अपनी जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पर मुझे छुपना है। जैसे आड़ के नीचे, कोई भी टेबल की आड़ के नीचे, चेयर की आड़ के नीचे, एक अलमारी की आड़ के नीचे, वहाँ पर आप छुप जाइए, छुपने की जगह करिए। देन अपने जो हैंडी चीजें हैं एक जगह नियुक्त कर दीजिए कि जब भी ऐसा कोई सायरन बजेगा, ये एक जगह पर जाकर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को हाथ में ले लूंगा, मेडिसिन को हाथ में ले लूंगा। बिकॉज यू नेवर नो, लेट्स से किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो वो मेडिसिन आपके पास रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज प्लीज लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस, जो कि बार बार लोग बोले जाएंगे, उसको सुनिए और उनको मानिए, उनकी हेल्प करिए। ओके, और जिसका सुनना है उसी का सुनिए। उसी का एक्चुअल में अभी तो क्या हो रहा है कि इंस्टा पे इतनी सारी रील्स वायरल हो रही है, मीनिंग ही नहीं बनता उसका। मैम आपको हर सुबह 10 बजे या शाम को 6 बजे या 7:30 बजे आपको आर्म फोर्सेस पूरा कोरा आपको चिट्ठा देती है कि हमने क्या किया, ये सही, ये सही, ये सही, वो ही सच है। उसके बाद में कल की शाम की मैंने इतनी सारी फेक न्यूज दी हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, वो हम पे कर रहे हैं और हम भी उन पे करेंगे। हाँ। और लोग घबराएंगे, घबरा करके बहुत सारी चीजें करेंगे। प्लीज डू नॉट स्टार्ट बिलीविंग ऑल दीज वीडियोज, मैक्सिमम विल बी फेक which is part of the war. एंड उसमें और भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड कि इट इज पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस। लोगों को इंजरीज पहुंचेंगी, डोंट गेट कैरिड अवे कि ओ माय गॉड कि आर्मी ने उसको चोट पहुंचाई या नेवी ने उसको चोट पहुंचाई या बम गिराते वक्त सोचा नहीं। ऐसा नहीं है। हम लोग इंडिया जैसा सहनशील कंट्री कोई नहीं हो सकता जो कि चुन चुन के सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स पे दाग रहे हैं। वो लोग अगर हम पे कर रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड कोलैटरल डैमेजेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी ऑपरेशन, जो कि अब जिस स्केल पे ये हो रहा है। जब तक कि डीडी न्यूज या जब तक कि गवर्नमेंट या जब तक कि आर्म फोर्सेस आपको आकर के खुद ना बताए न्यूज पर कि ये सब कुछ हुआ है, प्लीज सुनी सुनाई खबरों को विश्वास ना करें।
एब्सोल्युटली Yes. और उसको फॉरवर्ड तो बिल्कुल ना करें। प्लीज। एंड ये जो एक बीमारी है कि मैं एक हाँ। वीडियो बना देता हूँ और एक फौजी जा रहा है, यहाँ तक कि मैम फौजी जा रहा है उसकी भी वीडियो बना रहे हैं। Yes. और वो मतलब ये तो आप ही खबर दे रहे हो सब। Yes. आप ही खबरी बन रहे हो। एग्जैक्टली मैं फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ये आपके प्लेटफॉर्म से, प्लीज अलाउ मी, एब्सोल्युटली व्हाई नॉट। मत करो ये। आप अपने देश के लिए खुद एक प्रॉब्लम बन जाएंगे, बिकॉज आप खुद बता रहे हो कि मैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे हूँ और मैं देखो इस गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ। पाकिस्तान को कुछ नहीं करना है, आपकी वीडियो और इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और आपको दाग करके वहीं पर गोला बारूद फेंकना है। व्हाई आर यू डूइंग दिस? दिस इज अ वेरी सैड थिंग। एब्सोल्युटली मैम। एंड जो भी न्यूज़ चैनल पे हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड लोग जा रहे हैं, अंडरस्टैंड वन थिंग, जो ग्राउंड पे स्ट्रैटेजी है ना, ग्राउंड पे चीज़ों को देखने के बाद बनती है। पेपर पे बैठ करके या स्टूडियोज पे बैठ के ये स्ट्रैटेजीज नहीं बनती है। तो जिसको जो काम है वो उसको वहीं साझता है, उसको करने दिया जाए। मेरी बस यही दरख्वास्त है, छोटा मुंह बड़ी बात। नहीं सही है मैम, सही है। बिकॉज वही हो यही रहा है कि हर कोई वीडियो बना के डाल रहा है। वेरी सैड। और जिनको वीडियो बनाने नहीं आते वो देख के फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। सो क्या हो रहा है कि सब फेक वीडियोस ही वायरल हो रहे हैं और फेक न्यूज की वजह से लोग एक बोलते हैं ना, को फियर घुस जाता है। एक्चुअली में हमको डरने की जरूरत नहीं है। जो बॉर्डर पे हो रहा है वो तो होगा, उसकी वजह से हम डर के कुछ एक्शंस ले, कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा। इट विल क्रिएट अ डोमिनोज इफेक्ट, एक देश के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथी, जिसकी जरूरत नहीं है। सो प्लीज डू लेट्स नॉट डू इट। उससे तो अच्छा है कि भगवान का नाम लो, कुछ हनुमान चालीसा पढ़ लो, हमारे फौजी भाइयों के लिए कुछ अच्छा सा कर लो। Yes. इससे मुझे याद आया कि ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन आज मैंने सुबह देखे बन रहे हैं कि चलो भाइयों के लिए कुछ करें, कुछ चंदा इकट्ठा करें। क्यों? ये रे मेरे दो हाथ, कोई जरूरत नहीं है चंदा इकट्ठा करने की। और अगर इतना ही मन कर रहा है कुछ दान करने का, तो प्लीज आपके आसपास आर्म फोर्सेस की बटालियंस है, यूनिट्स हैं, प्लीज किसी ऐरे गहरे किसी के ऊपर उठा करके चंदा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली मैम। फिर भी ज्यादा मन करता है तो आपके यूनिट्स, आपकी शहर में जिला सैनिक बोर्ड होंगे, राज्य सैनिक बोर्ड होंगे, वहां पर जाकर के दीजिए, वो आपको वहां पर सही जगह पे पहुंचाएगा। अदरवाइज विभिन्न प्रकार की एसोसिएशन से विभिन्न प्रकार की यूनियन स्टार्ट हो जाने वाली है, जो कि हम फौजी भाइयों के लिए कर रहे हैं। हाँ, मत करो। आपको बोला जाएगा कि आपकी तनख्वाह में से 1 रुपया इस महीने काट दिया जाएगा, बिकॉज ये जो पैसा जा रहा है वो उनके लिए जा रहा है। आपको ये अलग से किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर देने का मन कर रहा है तो एक प्रॉपर टाइप आर्म फोर्सेस यूनिट्स हैं, बटालियंस हैं, एयर फोर्सेस की यूनिट्स हैं, बटालियंस हैं, वहां जाइए या जिला सैनिक बोर्ड में जाइए। एटलीस्ट आपको इस बात का कंफर्मेशन रहेगा कि दैट योर मनी इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द राइट वे, इन द राइट डायरेक्शन। सो ये थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बाय द वे गीता मैम। नहीं वो जरूरी है, बिकॉज बहुत चल रहा है। Yes. मतलब लोगों को पता ही नहीं चल रहा है वो अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। यूज करो एनर्जी को प्रॉपर वे में, अगर यूज होता है ना तो एटलीस्ट कुछ हेल्प हो जाएगी। Yes. ये तो मतलब हेल्प की बजाय और ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जा रहे हैं। So ma'am, thank you so much. Thank you, ma'am. so much for coming in our show. And last question, कि as you know, We Sheroes show is for women, is for women empowerment. Yes. So अगर हमारी ऑडियंस में से जो भी फीमेल्स है उनको आपकी तरह स्ट्रॉन्ग और आपकी तरह कुछ बनना है, so what steps, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए? मैम ये क्वेश्चन जो आप मुझे पूछ रहे हैं ना, ये तो एक स्ट्रॉन्ग लेडी पूछ रही है ऑलरेडी। सो आई हैव टू, मैं इस प्लेटफॉर्म पे इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि शी हैज डन अमेजिंग जॉब। इतनी लेडीज जो कि विभिन्न प्रकार की फील्ड्स को बिलोंग करती हैं, इन्होंने इकट्ठा किया है। मैं जितनी इनकी तारीफ करूं उतना कम है। शी हरसेल्फ इज सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी और मैं बोलते थकती नहीं हूँ। आई मीन यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब गीता मैम। थैंक यू सो मच। और आपने मुझे कहा कि मैं इतना तो नहीं हूँ मैम। ये नेक्स्ट था कि आप मुझे स्ट्रॉन्ग बोल रही हैं मैम। जब मैंने वो आपकी पूरी टीम को देखा, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडीज की टीम को देखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। और अगर मैं थोड़ा सा, जो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा अगर दे सकती हूँ, तो मैम मैं इनको यही कहना चाहूँगी कि जो मेरी माँ कहती है मुझे, इस दुनिया में सब लोग आते हैं चले जाने के लिए, और हर कीड़ा आता है मर कर दूसरी जोनी में जीने के लिए। आप वो कीड़े नहीं हैं, आप इंसान हैं।
अपने आप का वजूद को समझिए। आप एक औरत हैं, औरत में तो वैसे ही शी इज अ फीमेल, शी इज एन आयरन लेडी ऑल टुगेदर, एंड वो आपने पहचानना है। घर पे बैठकर बच्चों का ध्यान रखते हुए, घर को संभालते हुए, खाने को समझते हुए, सबके नेचर्स को जानते हुए उनको हैंडल करना कोई छोटी बात नहीं है। और आपने ये सब कुछ किया हुआ है। मैं आपके सामने क्या चीज़ हूँ, आप तो खुद आपने अपने आप में एक मिसाल है। उसको भूलिए मत, उसको समझिए, उसको जिंदा करिए और इस जिंदगी को जिए। ऐसे ही चले मत जाइए इस दुनिया से, कुछ छाप छोड़ कर जाइए अपने नेचर से, अपने काम से, अपने सोच से। प्लीज, ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है। एंड उसके लिए गीता मैम ने जो आपको प्लेटफॉर्म दे रखा है, उसका पूरा 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 आप सहयोग लीजिए और इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी ही गाथा सबको सुनाइए। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड्स। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे आप अभी DSWRO में कार्यरत है, सो टेल अस समथिंग अबाउट कि DSWRO में आपको आने के लिए क्या प्रेरित किया? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टेल यू, DSWR इज डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर एंड रीसेटलमेंट ऑफिसर। ये मैम गुजरात गवर्नमेंट का पार्ट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्ट है। सो इसमें मैम मैं इस तरह से समझाती हूँ, जब आप एक्टिव सर्विस में होते हो, जब आप फौज में होते हो, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपनी कमांडिंग ऑफिसर के पास लेके जाते हैं। ठीक है कि मेरा पेपर नहीं हुआ, मेरा प्रॉब्लम, मेरे डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे को ऊपर प्रॉब्लम, नीचे प्रॉब्लम, जो भी है, राइट। आप अपनी कमांडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं और वो आपको अलग अलग तरीके से आपको मदद करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आप जब रिटायर हो जाते हैं तो कौन इन सब चीज़ों में देखता है? तो आपका डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर रीसेटलमेंट ऑफिसर आपको इन सब चीज़ों में मदद करता है। ओके। तो हर जगह पर एक है केंद्र सैनिक बोर्ड, जो कि सेंट्रल में है, दिल्ली में है, और उसकी ब्रांचेस हैं राज्य सैनिक बोर्ड कहा जाता है, जो कि हर स्टेट में है। और हर स्टेट का राज्य सैनिक बोर्ड के पास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर एंड रिसेटलमेंट बोर्ड, जो कि आपका डॉक्यूमेंटेशन में आपकी मदद करता है, आपके क्या कहते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए, आपके रीसेटलमेंट में जॉब हो गया, आपको कोई और अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वे से प्रॉब्लम आ रही, तो हम आपको एडमिनिस्ट्रेशन से लैस करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दैट एंटायर पैराफेरनेलिया, आपकी पेंशन से लेकर के, आपके बच्चों की प्रॉब्लम से लेकर के, आपके बच्चों के एडमिशन को लेकर के, आपको जॉब्स को लेकर के, आपकी अपस्किलमेंट या आपके स्टार्टअप्स, आपको कोई और चीज़ों में आपकी अपॉर्चुनिटीज को लेकर के, वी ट्राई एंड हेल्प यू आउट। सो दिस इज DSWRO's job, and so this is what is a very beautiful thing, and what really motivated me was, again, ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें कि आपको रोज, मतलब वो जिंदगी तो क्या ही जिंदगी जो मैं अपने लिए जी और चल पड़ी, हम किसी के काम आ सके, वही जिंदगी है। सही में, एब्सोल्युटली। सो दैट इज अ किक आई गेट फ्रॉम डूइंग ऑल दिस। हर रोज सुबह सोचती हूँ कि सिंपल काम भी हो सकता है, जाओ ऑफिस में 4 सिग्नेचर्स करो और वापस आ जाओ, लेकिन वो मेरा मन नहीं मानता। सो आई वॉन्ट टू डू more and more for all of my ex-servicemen people and their families and their kids. तो कोशिश जारी है। मैं चाहती हूँ कि जो ये आपके शो को सुन रहे हैं वो आए हमारे ऑफिस में और हमसे बात करें। और there are many opportunities to help the war widows, the widows of these ex-servicemen people. हमारे एक्स सर्विसमैन के बच्चों को मदद करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड दैट इज़ दी मोस्ट क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। सो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग आएँ, विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, आप इतना फिट रहते हो। यस। सो कैन आई आस्क यू व्हाट इज योर डेली रिजीम? मैम, ये सवाल जो है, मैंने सिंसियरली स्पीकिंग आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ, एंड अभी भी मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत बाकी है। सो माई डे स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड अबाउट 5:30 बजे अलार्म बजता है। बाय द वे सच बताती हूँ, 5:30 बजे बजता है, 6 बजे उठती हूँ स्नूज कर करके, बट मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। एंड उसके बाद में आई गिव सम टाइम टू माई, घर में जो सारा काम वाम रैप अप करके, दैट मॉर्निंग आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं अपने सारी की सारी जो चीज़ें मुझे पूरे दिन में जो करना होता है वो मैं फोकस करके करती हूँ। वो दैट रियली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ मेंटल पीस, और मुझे पूरा दिन शांति रहता है कि मेरा सारा का सारा काम हो गया। वो 9 बजे तक मेरा सारा काम खत्म होता है, डूइंग, प्रिपेयरिंग ऑल दिस स्टफ। उसके बाद में आई फोकस अ लिटिल बिट, half an hour or so on my yoga and my little bit of cardios। घर पे ही करती हूँ, मैं कहीं और नहीं जाती। And I then get to my office। 10 से लेकर 6 is my office, and शाम को I go for my walks।
बस। एंड मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है खाने पीने पे। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट माई खाना पीना। नो चाय, नो कॉफ़ी, नो जंक फूड, नो चीनी। अब आप बोलोगे ज़िंदगी कैसे जीना है, ये सब चीज़ें हमारी इंसानों की बनाई हुई गीता मैम, तो आई डू नॉट फोकस ऑन दैट। मैं अपने खाने को भगवान की तरह मानती हूँ, आराम से खाना खाती हूँ और एंजॉय करती हूँ मैं। देर इज़ फालतू फंड का मेरा खाना ही सात्विक, और मैं उस चीज़ से हेल्दी फूड इज द ओनली, हाँ वही चीज है जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती है। यस। और अगर मेरा किसी दिन अगर बैठना ज़्यादा भी हो जाता है तो आई मेक श्योर कि मैं शाम को उसको ओवरकम करूँ, मैं शाम को वॉक ज़्यादा करूँ या साइकिलिंग कर दूँ। मौसम अच्छा हो तो साइकिलिंग, और अगर मौसम ठीक नहीं है तो शाम को वॉक। सो दिस इज माई regime ऑफ एवरी डे। इक्का दुक्का कहीं मिस हो जाता है, दैट्स फाइन, बट अदरवाइज दिस इज व्हाट आई डू। वाओ, यस, एंड आई स्लीप वेरी अर्ली, बाय द वे 8:30 के बाद आई स्लीप, सो नो लेट नाइट्स एज वेल। वाओ, सुपर्ब। यस। सो टेल मी समथिंग कि आपका मोटिवेशनल सोर्स क्या है? वेल, सो ये जो मोटिवेशनल बिकॉज ऑफ सी यू आर आर्मी ऑफिसर, Yes. आपने एज आर्मी ऑफिसर काम किया है, आप कॉर्पोरेट लीडर बन चुकी है, आप साइकोलॉजिस्ट, फिर आप DSW आ रहे हो, सो ये मोटिवेशनल सोर्स। मैम ये जो आपने सवाल पूछा है गीता मैम, मुझे भी अभी घर जाके सोचना पड़ेगा कि ये आ कहाँ से रहा है। आई स्वेयर मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अंदर से वो जो आग लगती है ना कि कुछ करना है, तो वो चीज सोने नहीं देती। अगर किसी दिन मेरा काम मुझे बोरिंग लगता है तो आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग, दिस इज नॉट व्हाट आई रियली वांट, आई वांट टू डू मोर एंड मोर एंड मोर। मैम जब मुझे इंजीनियरिंग करनी थी तो वो भी स्टार्ट हुआ था मोटिवेशन कि मुझे लोगों के लिए इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मैं एक कंपनी डालूंगी जिसमें जॉब दूंगी। फिर जब मैंने फौज में जाना था तो मुझे ऐसा था कि मुझे मेरे देश के लिए करना है। और उसके बाद में जब मैंने आर्मी अमेजोन किया तो मुझे लगा था कि ओके, जब मेरे पास आई विल एक्यूमुलेट सम मनी, आई विल अगेन पुट स्टार्ट अ स्टार्टअप। जब मैं आज SSB के लिए जब बच्चों को गाइड करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है जो इनको डर लग चुका है, आई नीड टू टेल देम। आज DSW आ रहे के लिए तो मुझे लगता है कि छोटा मोटा काम नहीं करना है, इनके लिए बहुत अच्छा काम करना है। सो आपने मुझे want to do 100% ऑफ। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। जो भी काम करूं वो 100% अच्छा करूं। कोशिश ये है कि कोई अगर मेरे पास आए तो वो कुछ अच्छा लेके जाए। एब्सोल्युटली, वाओ, So that हैट्स ऑफ टू यू मैम, कोशिश। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू गीता मैम। आपकी वजह से बहुत सारी महिलाएं मोटिवेट होंगी, महिलाएं क्या, बहुत सारी ऑडियंस में जो भी देख रहे हो सारे मोटिवेट होंगे। Thank you. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। जय हिंद। जय हिंद।